ओके, स्टार्ट करते हैं एथिक्स। और एथिक्स में हम लोग इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने रोल ऑफ फैमिली, रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी, ठीक है, तीनों टॉपिक कवर कर लिए थे। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तो मैं कह रहा था कि अगर मैं कहूं कि वैल्यूज क्या होते हैं, तो क्या अभी भी मुझे ये बताने की जरूरत है वैल्यूज क्या है? वैल्यूज हिंदी में हम कहेंगे मूल्य। वैसे तो मूल्य अलग अलग चीजों का होता है, लेकिन एथिक्स की दुनिया में हम बात करते हैं जैसे किसी की रिस्पेक्ट करना, ये क्या है? वैल्यू है ना? कोई चीज मिलने पर किसी को थैंक यू कहना क्या है? वैल्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने काम को अच्छे तरीके से करना, मतलब कि बिना घूस लिए, ऑनेस्टी, वैल्यू है। किसी के प्रति कंपैशन यानी करुणा की भाव रखना, कंपैशन, वैल्यू है। तो ऐसे ही हमारे आम जिंदगी में जितने भी हमारे बिहेवियर होते हैं, जिनको हम इंटरनलाइज कर चुके होते हैं या सीख रहे होते हैं या सीख चुके होते हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज की कैटेगरी में आते हैं। हम जानते हैं कि वैल्यूज पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। किसी इंसान के अंदर न तो पूरी तरीके से पॉजिटिव वैल्यू होते हैं और ना ही पूरी तरीके से नेगेटिव वैल्यू होते हैं। इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वैल्यूज हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब अगर हम कहें कि तुम किसी की रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, तुम किसी की रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन किसी की कितनी रिस्पेक्ट करती हो, किसी की कितनी रिस्पेक्ट करती हो, क्या इसे हम अमाउंट से बता सकते हैं क्या? मैं आपको 4 किलो रिस्पेक्ट करती हूँ या मैं आपको 2.5 किलो रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसा बता सकते हैं हम? नहीं बता सकते हैं। लेकिन हम ये दिखा सकते हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में अगर तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आता है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो गेस्ट का क्या करते हैं? फीट टच, है ना, पैर छूते हैं ना। मामा जी आ गए पैर छू लो, नानी आ गई पैर छू लो, है ना, तो पैर छूते हैं। तो पैर छूना क्या है? वो रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट करना एक वैल्यू है, लेकिन इस वैल्यू को तुमने व्यक्त किया पैर छू करके। तो तुमने जब पैर छुआ तो ये लोगों को दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है कि हाँ तुमने पैर छुआ, है ना? दिखाई देता है। मान लो कि ये इंसान का पैर है, पहले लोग यहाँ तक पैर छूते थे, फिर धीरे धीरे यहाँ तक आने लगे, अब तो धीरे धीरे घुटने तक पहुंच गए हैं। समझ में आ रहा है? तो देखो, पैर छूना ये रिस्पेक्ट करने का एक तरीका है, एक तरीका है जो दिखाई देता है। तो रिस्पेक्ट जब दिखाई देने लगे, यानी क्या हो जाए? रिस्पेक्ट जब दिखाई देने लगे तो उसे हम कहते हैं नॉर्म्स। क्या कहते हैं? नॉर्म्स। रिस्पेक्ट जब दिखाई देने लगे, यानी कि हम किसका रिस्पेक्ट किस तरीके से कर रहे हैं, जब ये चीज हम दिखाई देने लगे, हमें परसीव होने लगे, तो उसे हम, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? नॉर्म्स कहते हैं। उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? नॉर्म्स। हम रिस्पेक्ट को नॉर्म कहेंगे नहीं। मतलब रिस्पेक्ट एक वैल्यू है, तो यही वैल्यू जब परसीव होने लगे, परसीव होना मतलब हमारी आंखों के द्वारा दिखाई देना, या हम उसे छू सके या कुछ टच कर सके या कुछ भी कर सके जिससे महसूस हो सके, तो वो नॉर्म्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉर्म्स। तो अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज नॉर्म्स, व्हाट इज नॉर्म्स, तो नॉर्म्स इज नथिंग बट द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। नॉर्म्स क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर जैसे तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आया,
तो गेस्ट आता है तो आप उसे बैठने के लिए कहते हो, पानी के लिए पूछते हो, है ना? पानी के लिए पूछते हो। तो बैठने के लिए कहना, पानी का के लिए पूछना, वो भी तो एक तरीके का रिस्पेक्ट है। अगर इंसान जब तुम्हारे घर से जाएगा तो वो कहेगा ना अपने घर पे जाकर के कि हाँ, वो बड़े ही भले लोग हैं, जाते ही बैठने के लिए कहें, पानी के लिए पूछा। लेकिन कोई इंसान आया, तुमने उसे बैठने के लिए नहीं कहा, वो खड़ा ही रहा, तुमने उसे पानी भी नहीं पूछा, वो वैसे ही बिना पानी पिए ही तुमसे बात-वात करके निकल गया। तो अपने घर पे जाकर के क्या कहेगा? इतने ही बदतमीज लोग हैं कि उन्होंने हमें ना तो बैठने के लिए कहा, ना तो पानी के लिए पूछा, ना ही उनके घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन्होंने हमारे जो है पैर भी नहीं टच किए। उनमें कोई भी जो है रिस्पेक्ट की कोई भावना ही नहीं है ना? तो जब हम किसी के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, तो वो हमारे बिहेवियर में झलकता है। इसलिए कहते हैं ना कि मतलब कि ये बिहेवियर नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? किस तरीके से कोई अगर सामने बड़ा आ रहा है या छोटा है, तो उसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है, ये तरीका नहीं मालूम है क्या? तो हम किसी चीज को कैसे बिहेव करते हैं, उसे ही नॉर्म्स कहते हैं। और नॉर्म्स, वैल्यूज को अगर कहा जाएगा कि वैल्यूज नॉर्म्स कब बन जाएंगे? वैल्यूज नॉर्म्स कब बन जाएंगे? जब ये वैल्यूज परसीव्ड होने लगेंगे, जब हम उन्हें देखने लगेंगे। ठीक है, जैसे कि भारत में मैंने कहा कि भाई लोग बड़ों का पैर छू करके उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वहीं अगर मैं यूरोपियन कंट्री में कहूं तो यूरोपियन कंट्री में लोग गले लगाते हैं, हगिंग, हाँ? लोग गले लगाते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि गले लगाना रिस्पेक्ट करना नहीं है, ये भी रिस्पेक्ट करने का तरीका है कि नहीं? आज अब ये जो पैर छूने वाला तरीका है, रिस्पेक्ट का तरीका, ये भारत में धीरे-धीरे कम होते जा रहा है। अब लोग हैंड शेक करने लगे हैं, हैंड शेक करना, है ना? हैंड शेक करना, या अरब कंट्री में अगर हम देखें तो हाथ पर जो है किस करना, हैंड किसिंग, हैंड किसिंग, है ना? क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा कैसा कल्चर है? अरब कल्चर है। तो वहां पर लोग अपना सजदा करवाते हैं, है ना? हिस्ट्री में हमने पढ़ा है सजदा वगैरह क्या होता था कि कभी-कभी पैरों को चूमते थे या हाथ को चूमते थे। जो बड़े मौलवी वगैरह होते थे, उनके हाथ या पैरों को चूमा जाता था एज अ रिस्पेक्ट। तो अरब कंट्री में आज भी ये चलता है। तो किसी का पैर छूना, हगिंग करना, या मतलब कि गले लगाना, या हाथ मिलाना, या हाथ पर किस करना, ये क्या है? ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है कि नहीं देती है? दिखाई दिखाई देती है। और ये सारी की सारी चीजें हैं, हम रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और रिस्पेक्ट एक वैल्यू है। जब ये वैल्यू हमें दिखाई देने लगे, परसीव होने लगे, तब हम उसे कहेंगे नॉर्म्स है। वो क्या है? नॉर्म्स है। ठीक है, नॉर्म्स है, नॉर्म्स है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? पहले एक चीज तो लिखा, वैल्यूज। और वैल्यूज जब क्या हो जाए? परसीव हो जाए, परसीव, तब वो क्या बन जाएगी? नॉर्म्स बन जाएगी, नॉर्म्स। अच्छा, हम वैल्यूज को तो देख नहीं सकते हैं, वैल्यूज को मतलब अमाउंट में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वैल्यूज को देख सकते हैं, वो देखने का अलग अलग तरीका हमने देख लिया कि भाई कोई पैर छू करके रिस्पेक्ट करता है। और वैल्यूज में मैं यहाँ लिख देता हूँ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। अब रिस्पेक्ट में भी मैं 3-4 चीजें लिख देता हूँ। फीट टचिंग, फीट टचिंग, हगिंग, हैंड शेकिंग, या हैंड किसिंग। और भी कुछ दिमाग में रहेगा तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कैसी होती हैं? दिखाई देती हैं। तो जो चीज हमें दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं कि वो कॉन्क्रीट है। क्या है? कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट। जैसे तुम्हारा जो घर है, घर किसका बना हुआ है? कंक्रीट का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है ना? ईंट का बना हुआ है। तो सारी की सारी चीजें दिखाई देती है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि वो आभासी है, दिखाई ही नहीं देती है, दिखाई देती है। तो कहेगा इसमें से कि बताओ, वैल्यूज और नॉर्म्स में से, वैल्यूज और नॉर्म्स में से कौन कंक्रीट है?
नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स, नॉर्म्स क्या है? कॉन्क्रीट है, लेकिन वैल्यू कॉन्क्रीट नहीं है। जैसे वैल्यूज, अब मैं जब बार बार वैल्यूज का वर्ड यूज करूंगा तो ये सारी चीजें याद रखना, रिस्पेक्ट, थैंक यू कहना या ऑनेस्टी, कंपैशन, ये सारे वैल्यूज हैं, ठीक है। हम ये चीजें किसके अंदर कितनी है अमाउंट में कभी हम पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जब ये सारी चीजें दिखाई देने लगे अलग अलग मेथड से, तब वो नॉर्म्स कहलाएगा। यानी नॉर्म्स क्या हो गए? कॉन्क्रीट हो जाएंगे। नॉर्म्स क्या हो जाएंगे? कॉन्क्रीट हो जाएंगे, कॉन्क्रीट हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे रिस्पेक्ट करने का ये तरीका है फॉरेन में, यहाँ पर भी अब धीरे धीरे फ्लरिश्ड हो रहा है। भारत में तो जो बूढ़े होते हैं, बूढ़ों का रिस्पेक्ट किया जाता है कैसे? पैर छू करके, है ना। लेकिन फॉरेन कंट्री में लोग हाथ वगैरह भी मिलाते हैं। मैं दिखा देता हूँ। ये सब चीजें तो वैसे दिखाने वाली बात थी नहीं, क्योंकि सब हम अपने जीवन में सब देख चुके हैं, है कि नहीं। फिर भी मैं इमेज है तो उसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे हम किसी से जाते हैं मिलने तो हाथ भी मिला लेते हैं, तो हाथ मिलाना इटसेल्फ क्या है? रिस्पेक्ट करने का तरीका है। अब किसी से तुम हाथ मिलाने जा रहे हो और वो अपना हाथ फेर ले, तो तुम्हारा रिस्पेक्ट कर रहा है या डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा बताओ, डिसरिस्पेक्ट एक वैल्यू है कि नहीं है? है। किस टाइप की वैल्यू है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो सारी की सारी जो इमेजेस दिखा है, इससे क्या पता चल रहा है कि जब भी वैल्यूज हमें दिखाई देने लगेंगी तो हम उन्हें वैल्यूज न करके हम कहेंगे नॉर्म्स। और अगर नॉर्म्स का डेफिनेशन पूछेगा तो नॉर्म्स इज नथिंग बट दी स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, क्योंकि छोटे हैं तो आप छोटों का पैर थोड़ी छूते हो, छोटों को आशीर्वाद देते हो, है ना, उनसे स्नेह करते हो। अगर आप छोटों का पैर छूने लगोगे तब तो आपने सारी की सारी स्टैंडर्ड ही चेंज कर दी, है ना। जैसे अगर आपको कोई लिक्विड चीज लेनी जानी है, तरल पदार्थ लेने जाना है, दूध लेने जाना है, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मुझे 1 किलो दूध दे दो। हालांकि आम लोग कह देते हैं कि 1 किलो दूध दे दो, लेकिन उसका कहने का सही तरीका क्या है? 1 लीटर दूध दे दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 लीटर दूध दे दो। तो लीटर क्या है? लीटर एक स्टैंडर्ड है, यूनिट है, जो लिक्विड लिक्विड चीजों को मेजर करता है। उसी तरीके से आलू, बैगन या भाजी कुछ भी लेने जाना है तो वहां पर आलू को थोड़ी कहोगे कि 1 लीटर आलू दे दो। अगर तुमने 1 लीटर आलू कहा तब तो तुमने स्टैंडर्ड ही चेंज कर दिया पूरा, है ना। ओके। तो नॉर्म्स और वैल्यूज, इन दोनों चीजों में अंतर समझ में आया? बताओ, क्या क्या फर्क है नॉर्म्स और वैल्यूज में? अगर हम नॉर्म्स को कहेंगे, हाँ, वैल्यूज दिखाई नहीं देती। देखो, वैल्यूज के लिए कुछ कुछ इसके वर्ड याद कर लो। वैल्यूज आर आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, यानी सोसाइटी चाहती है कि ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर हो। जैसे किसी की रिस्पेक्ट करना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, कंपैशन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, ऑनेस्टी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, इंटीग्रिटी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तो वैल्यूज आर, मैं यहां लिखता हूं, वैल्यूज आर आइडियल्स, आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है। वैल्यूज आर आइडियल्स ऑफ सोसाइटी। बट नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स आर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटी, आर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इन सोसाइटी।
ठीक है। सोसाइटी चाहती है कि तुम इस तरीके से बिहेव करो। अगर तुम्हारे अंदर रिस्पेक्ट एक वैल्यू है तो बड़ों को देख करके तुम रिस्पेक्ट करो। सरपंच जी अगर तुम्हारे घर आ गए तो उनको आदर सम्मान करो, उनके लिए खटिया बिछाओ, गुड़ पानी लाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतना क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये जो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि इंसान के अंदर वैल्यूज को अगर इनकलकेट जब करते हैं, आत्मसात करते हैं, तो उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है ना? सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने बताया था सोसाइटी के बारे में तो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है ना। यहाँ पर जो वर्ड सोसाइटी सोसाइटी यूज हो रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? क्योंकि वर्ड के अगर मीनिंग्स नहीं पता रहेंगे तो फिर तुम उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। सोसाइटी समझ में आ रहा है ना? सोसाइटी इज नथिंग बट it's a web of relationship which includes all the relations, all the streets, all the markets, all the places where you live. ठीक है, तो सारा का सारा सोसाइटी हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि अच्छा इस बेसिस पर कि जो भारत है, भारत में ये वैल्यूज क्यों डाले जाते हैं सोसाइटी के द्वारा या फैमिलीज के द्वारा कि हमें एल्डर पीपल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल क्या पूछ रहा हूँ बताना। क्वेश्चन है व्हाई रिस्पेक्टिंग एल्डर पीपल इन इंडिया इज अ काइंड ऑफ वैल्यू। इंडिया इज अ काइंड ऑफ वैल्यू। ठीक है, यानी भारत में इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि जो एल्डर पीपल है, जो बूढ़े हो चुके हैं, मतलब एल्डर का मतलब जो हमसे बड़े हैं, और मैं इसमें प्रॉपर अगर वर्ड यूज करूं तो जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करना। परिवार में आप देखोगे कि बूढ़ों का ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, भले वो मतलब कैसे भी बात कर रहे हो, ज्यादातर उनकी बातों को माना जाता है ना? और फॉरेन वगैरह या वेस्टर्न कंट्री में आप देखोगे तो वहां पर आपको एकजुट सोसाइटी नहीं मिलेगी जिसमें आपको बूढ़े भी देखने को मिले। बूढ़े वगैरह जो रहेंगे वो अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, बच्चों के बच्चे अलग हो जाते हैं। तो वहां पर हमें एक डिसेंट्रलाइज्ड सोसाइटी मिलती है जहां पर लोग अलग अलग रहते हैं। लेकिन भारत में हमें एक सेंट्रलाइज सोसाइटी मिलती है जहां पर पूरा परिवार एक साथ रहता है। तो मैं सवाल यह है कि वाई रिस्पेक्टिंग ओल्ड एज पीपल और एल्डर पीपल इन इंडिया इज अ काइंड ऑफ वैल्यू, कि हम अपने बच्चों को या सोसाइटी यहाँ बच्चों को ये क्यों सिखाती है कि हमें अपने एल्डर बूढ़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्यों सिखाती है? कैन यू थिंक? चलो ठीक है, हम बात करते हैं। देखो, जब कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो हमने बात किया है कि आपको ना 4 से 5 पॉइंट सोच लेने हैं। कभी हिस्टोरिक कोई इवेंट सोच लेना है, अगर हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं। दूसरा, जियोग्राफी का कुछ लेना देना है क्या? तीसरा, देख लेना चाहिए कि इकोनॉमिक से कुछ लेना देना है क्या? चौथी चीज देख लेनी है कि पॉलिटी से कुछ लेना देना है क्या? और पांचवी चीज फिर आती है इथिक्स। ठीक है, अब देखो, जब हम कहते हैं कि वाई एल्डर रिस्पेक्टिंग एल्डर पीपल इन इंडिया इज अ काइंड ऑफ वैल्यू, तो जब हम वैल्यूज की बात करेंगे तो इथिक्स अपने आप इंक्लूड हो ही जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट करना एक अपने आप में वैल्यू है। तो हम यहाँ इथिक्स की बात ही कर ही रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि और एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। तो देखो, किसी भी देश में अगर हम बात करते हैं तो 3 एज के लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बच्चे, दूसरे यंग, तीसरे ओल्ड। क्लियर?
बच्चे जो होते हैं, जो अमूमन ये माना जाता है कि जो 15 साल से कम है एज में, 15 साल से कम है, और बूढ़े जो एज में जो एज में 45 या 50 साल से, मैं 50 साल ले लेता हूँ, 50 साल के ऊपर के हैं। ये दोनों ये दोनों हमारी इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक परिवार में 4 लोग हैं, ठीक है? 4 लोग हैं और उसमें से एक बच्चा है, एक बूढ़ा है, तो बच्चा और बूढ़ा घर में कोई भी पैसा लेकर के नहीं आएगा, ठीक है? इकोनॉमी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन नहीं है। यानी कि ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन भाई कंज्यूम तो करते हैं ना, कंज्यूम तो करते हैं, खाना तो खाते हैं, कपड़ा तो पहनते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल तो करते ही हैं। यानी इनकी जो कंजम्पशन पावर है वो बहुत अधिक है। ये कंज्यूम करते हैं लेकिन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो बताओ घर में या सोसाइटी में प्रोड्यूस करने वाला, मतलब कंजम्पशन के साथ साथ प्रोड्यूस करने वाला कौन बचा? यूथ जो बचा। ये क्या करता है? ये कंज्यूम करता है, लेकिन जितना कंज्यूम करता है उससे कहीं ज्यादा प्रोड्यूस करता है। यानी इनका जो कंजम्पशन है कंजम्पशन है वो कम है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोडक्शन ज्यादा है। अब सिंपल एग्जांपल में बात करूं कि अगर तुम्हारी माता जी काम करती हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अगर 10,000 कमाती है तो 10,000 खा जाती हैं। 4,000 खाती होंगी, 6,000 बचाती होंगी। परफेक्ट। तो जो यंग होते हैं वो क्या करते हैं? वो कंज्यूम कम करते हैं और प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं। बच्चे और ओल्ड प्रोड्यूस कुछ भी नहीं करते हैं, खाते दबा के हैं। तो आगे टाइम पीरियड में बच्चा यंग बनेगा और ये यंग क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा, है ना? जो यंग अभी प्रोड्यूस कर रहा था ज्यादा, अब वो ज्यादा खाने लगेगा, और जो बच्चा कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, अब वो प्रोड्यूस करने लगेगा। फिर ये साइकिल चलेगी, ये बच्चा फिर से बूढ़ा हो जाएगा और दूसरे बच्चे आएंगे, वो यंग होंगे। तो यहाँ पर एक हमें साइकिल देखने को मिल रहा है। और हमारे भारत में अगर देखा जाए तो ऐसी कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बनी है, या गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जाता जहां पर इन बुड्ढों का ध्यान रखा जाए, है ना? इन बुड्ढों का ध्यान रखा जाए। इनके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि अगर आप, जैसे नॉर्मली तो कुछ स्कीम है कि जैसे विधवा पेंशन योजना है, ओल्ड एज के लिए भी कुछ स्कीम चलाए गए थे जहां पर महीने का 500 या कुछ मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो सारी स्कीम बंद कर दी जा रही है कि नहीं? देखा होगा कि आपने भाई, इसके लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी हुआ था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं, क्यों ये पेंशन वगैरह क्यों बंद हो रही है। तो पेंशन तो खैर उन्हें मिलती है, पेंशन तो उन्हें मिलती है जो किसी सरकारी नौकरी में रहे होंगे, है ना? प्राइवेट कंपनियों में तो पेंशन का कोई ऐसा प्रावधान है नहीं। हालांकि अब जो बड़ी कंपनियां रहती हैं, बड़ी कंपनियां, वहां पर पीएफ वगैरह कटता है, तो पीएफ बाद में तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद मिल जाता है, एक साथ पूरा का पूरा पैसा, या तुम चाहो तो महीने महीने के लिए ले सकते हो। लेकिन भारत में आज भी ऐसे लोग हैं जिनका ना तो पीएफ कटता होगा, ठीक है, और ना ही उन्हें कोई पेंशन मिलता होगा। तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब वो काम नहीं कर पाएंगे, कंज्यूम ज्यादा करेंगे, तो बताओ उनका ख्याल कौन रखेगा? तब तो वो खाने बिना मर जाएंगे। अगर हम भारत में बच्चों को ये न सिखाएं कि हमारे यहाँ जो ओल्ड पीपल हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो फिर जब वो बूढ़े होंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा? समझ में आया? हाँ। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये दोनों चीजें कवर हो जाती हैं, दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। अब अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो देखो, ये भारत है, भारत में जनसंख्या बहुत अधिक है, पॉपुलेशन बहुत अधिक है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसी स्कीम बनाना पॉसिबल नहीं है जो पूरे भारत पे लागू हो। लेकिन अगर हम वही वेस्टर्न कंट्री की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूके, या फिर हम
जो ये है नॉर्वे, ठीक है, फिनलैंड, फिनलैंड जहाँ की पॉपुलेशन हमारे भारत के किसी एक राज्य के बराबर भी ना हो, है? तो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव ले पाना कि जितने भी बूढ़े होंगे उनका हम खूब ख्याल रखेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, उनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम चलाई जाती है कि बूढ़े होने के बाद तुम्हारे जो है रहने का खर्चा गवर्नमेंट का, मेडिकल का खर्चा गवर्नमेंट का, जब तक जिंदा हो आराम से रहो, जब तुम यूथ थे तुमने देश को दिया, अब देश की जिम्मेदारी है कि देश तुम्हें देगा। तो जब वहां पर ये कल्चर है कि बूढ़ों का ख्याल गवर्नमेंट रख रही है, तो क्या वहां के लोगों में ये बात आएगी कि वो अपने बच्चों को ये सिखाएं कि तुम्हें अपने दद्दू का ध्यान रखना है? नहीं आएगी। तो ये एक रीजन है, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा रीजन है कि यूरोपियन कंट्री में हमें ये देखने को मिलता है कि परिवार इकट्ठे नहीं रहते हैं, बूढ़े इकट्ठे नहीं रहते हैं, और भारत में ये इकोनॉमी ही एक रीजन है कि जहाँ पर हमें सिखाना पड़ता है कि हमें बूढ़ों का ध्यान रखना है, हमें परिवार को इकट्ठे रखना है। अगर भारत भी उस सिचुएशन पर आ जाए कि जैसी परचेसिंग पावर पैरिटी नॉर्वे की है, फिनलैंड की है या यूके की है, वैसे ही भारत के हर लोगों की हो जाए, उन्हें खाने को मिल जाए बढ़िया एकदम जो है, चाहे बीमार हो जाए तो उन्हें हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल जाए, तो यहाँ भी वो धीरे 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 वो ये रिस्पेक्ट करने वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। समझ में आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि भारत में हम क्यों सिखाते हैं बच्चों को कि जो ओल्ड एज लोग हैं या एल्डर पीपल हैं उनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी है? क्योंकि अगर ये परंपरा हम नहीं करेंगे तो आज अगर बच्चे बच्चे ओल्ड एज जो बूढ़े हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा थोड़ी कि जो बच्चे हैं वो जिंदगी भर बच्चे ही रहेंगे, या जवान है तो जवान ही रहेंगे, वो भी बूढ़े होंगे, तो उनकी भी केयर कौन करेगा? इसलिए ये हमारे सोसाइटी, हमारे कल्चर में इस तरीके से इवॉल्व कर दिया गया है कि हमें किसी को बताने की जरूरत ना पड़े, या ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ कि हम भारत में क्यों सिखाया जाता है कि हमें अपने बूढ़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये चीज किसी को बताने की जरूरत ना पड़े। समझ में आ रहा है? इतना चीज क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो भारत में एक और जो है एक नॉर्म देखने को मिलता है कि लोग फास्टिंग करते हैं, ठीक है, फास्टिंग यानी ये अपना व्रत वगैरह रखते हैं, उपवास करते हैं, है ना, उपवास करते हैं। तो आखिर उपवास करने की प्रथा भारत में क्यों चली? हम तो वेस्ट में कभी नहीं देखते हैं कि लोग वहां फास्ट करते हो, है? यहाँ से भारत से जो गया होगा यूएसए में, कनाडा में, वो लोग ने भले वहां पर एक कल्चर ट्रेडिशन डाल दिया होगा कि नहीं नहीं, आज मंगलवार है हनुमान जी का फास्ट रखेंगे, आज शनिवार है शनि भगवान का फास्ट रखेंगे, वो कल्चर डाल दिया होगा। लेकिन भारत में ये कल्चर क्यों आया? तो फास्टिंग का अगर हम देखें तो भारत बहुत ही बड़े फेमाइन, बहुत ही बड़े संकट, बहुत ही बड़े गरीबी से गुजरा हुआ है। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी आजादी के बाद तक कि लोगों के यहाँ खाने के लिए कुछ बचता नहीं था। तो जवाहरलाल नेहरू कह रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री ने एक इनिशिएटिव लिया था कि पहले हम गेहूं गेहूं क्या करते थे, यूएसए से इंपोर्ट करते थे, और यूएसए उस क्वालिटी का गेहूं देता था कि जिस गेहूं को वहां पर सुअर खाते थे, वहां पर जो गेहूं सुअर खाते थे वो गेहूं वो भारत में भेजता था, जिसको देख करके जो लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने कहा कि आज हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि हमें ये गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अगर हमारे देश का जो नागरिक है वो एक दिन खाना न खाए तो उस एक दिन का जो राशन है, जो बचता है एक दिन का भोजन का राशन, उससे हम कई ऐसे लोगों का पेट भर सकते हैं जो 2-2 3-3 दिन से भूखे हो, ठीक है। तो वहां से धीरे धीरे एक ट्रेडिशन चालू हुआ फास्टिंग का। हालांकि फास्टिंग का ट्रेडिशन बहुत ही वैदिक कल्चर से ही चलते आ रहा है, और उसके पीछे भी यही वजह रही कि भारत में जब कभी भी एक ये फेमाइन वगैरह की कंडीशन आई कि जब लोगों के पास खाने की कमी हो जाए,
तो अगर तुम्हें पहले से ही आदत है कि तुम एक दिन बिना खाए भूखे रह सकते हो, ठीक है। अब यही यही सिचुएशन तुम उठा के देख लो अरब कंट्री में। अरब कंट्री में जब उनका ये ट्रेडिशन चलता है, कौन सा फास्टिंग का आता है ना, 1 महीने रोजा वाला सिस्टम। हालांकि रोजा वाले सिस्टम में वो दिन के एक पहर में खाना खाते हैं, लेकिन बाकी पहर में वो भूखे रहते हैं। तो उसके पीछे भी एक वजह यही है कि वहां पर भी कोई चीज उगती नहीं थी। जो कैटल वगैरह थे, धीरे धीरे वहां पर वो उनको कंज्यूम करना शुरू कर चुके थे। जितने भी गाय भैंस जो भी होते हैं जानवर, उनको खाना शुरू कर चुके, क्योंकि उनकी जो लैंड है, ज्योग्राफी है, उस हिसाब की नहीं थी कि वहां पर वो क्या कर सके, दाल चावल गेहूं उगा सके। तो अब जब धीरे धीरे कैटल खाते खाते उन लोगों ने सारे कैटल खत्म कर दिए, सारे गाय भैंस बकरे सब खत्म हो गए, तब क्या खाएंगे? गेहूं चावल कहाँ से आए? तो गेहूं चावल के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए। तब वहां पर भी ट्रेडिशन इवॉल्व होता है कि हम महीने के कुछ दिन क्या रखेंगे, फास्ट रखेंगे। ठीक है? तो फास्टिंग का जो ये मेथड है, ये एक चीज तो हमारे यहाँ जो ये है भूखमरी है, उससे आगे निकलने के लिए, ताकि उससे हम बच सके। बाकी जो 2-2 4-4 दिन तक खाना नहीं खाए हैं, उनके लिए कुछ भोजन मिल सके। और बाकी हमारे हेल्थ के लिए भी, कि अगर तुम पेट में रोज दबा दबा के गरम मसाला, मुर्गा, मटन चाप रहे हो, तो हेल्थ खराब हो जाएगी। तो बेहतर है कि एक दिन पेट को रेस्ट दो, ताकि वो समझ सके कि नहीं ठीक है, आज काम धंधा नहीं है कुछ, और सिस्टम प्रॉपर चल सके। तो फास्टिंग का जो ये नॉर्म इवॉल्व हुआ, उसके पीछे ये रीजन रहा है। ठीक है, कोई किसी के फास्ट करने से कोई भगवान खुश नहीं हो जाएंगे, या कोई रिलीजियस तुम्हें फल नहीं मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे ये वजह है कि फास्ट क्यों करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो कोई भी टॉपिक रहे, किसी भी टॉपिक में अगर आंसर राइटिंग करनी है, तो मैं बता रहा हूँ ये 5 चीजें इंक्लूड करना है। क्या कोई हिस्टोरिकल इवेंट है, क्या उसका ज्योग्राफी से कुछ लेना देना है, इकोनॉमिक्स का क्या कंडीशन है, पॉलिटी में क्या है, और उसके बाद आता है एथिक्स। अगर ये 5 चीजें इंक्लूड कर दो, तुम्हारा आंसर एकदम बेहतरीन बनेगा, एग्जामिनर खुश होकर मार्क्स दे। इतना क्लियर हुआ क्या? अगर इतना क्लियर है तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम शुरू करेंगे कि ये जो सारे के सारे नॉर्म्स हैं या वैल्यूज हैं, ये कैसे इवॉल्व हुए होंगे, ये कैसे आए होंगे। कि जैसे पैर छूना, ये कैसे आया होगा सिस्टम में, सोसाइटी में कैसे लोग इसकी शुरुआत हुई होगी, इन सब के बारे में समझेंगे, लेकिन उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।